आज हम बहुत ही क्विक तरीके से पढ़ने वाले हैं सेल के कंपोनेंट्स और सेल को समझेंगे। सेल को कंपोनेंट्स को किसे कहते हैं और क्या क्या सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सेल के कंपोनेंट्स। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्फरा त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान टॉपिक है जो है सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि सेल कितने वैरायटीज के होते हैं, ऑर्गेनिज्म सेल नंबर में शो वैरायटी करते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही आसान टॉपिक है जिसे कहते हैं सेल कंपोनेंट्स। तो चलो आज हम पढ़ते हैं सेल के कंपोनेंट्स के बारे में, किसे कहते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं कि सेल होती है। फिर सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होती है हमारी सेल वॉल। क्या? सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है बहुत ही आउटर कवरिंग होती है कोई भी सेल की, लेकिन जिस जिसमें नहीं होते उसके अंदर होती है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा होता है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल के अंदर, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। फिर चौथा पार्ट है हमारा क्या? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो हर सेल के अंदर होता है। और फिर आता है हमारे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में। सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इनके फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म के पढ़ने वाले हैं और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से कि सेल वॉल क्या होती है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सेल वॉल फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो सेल वॉल। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या होती है, सेल के फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल वॉल के फंक्शन, तो पहला जो हमारा पॉइंट है सेल वॉल के बारे में वो होता है कि जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? नॉन लिविंग। क्या होती है? नॉन लिविंग या फिर इसे डेड पार्ट भी कहा जाता है। किसका? सेल का, क्योंकि ये लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग या डेड पार्ट है। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा होगा सेल वॉल के बारे में कि ये जो सेल वॉल है ये बहुत ही रिजिड होती है। क्या होती है? रिजिड मतलब बहुत ही हार्ड होती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि जो सेल वॉल है वो आउटर कवरिंग होती है। किसकी? सेल की। क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में। सेल वॉल सिर्फ किस में होती है? ओनली, इसे हम ये लिख देते हैं कि सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स सेल। ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती, सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो सेल वॉल है इसके बिना कोई शेप हो सकती है? अगर ये सबसे आउटर कवरिंग है तो यही तो शेप देगी सेल को। तो ये क्या है? ये देती है प्रोवाइड शेप टू सेल। सेल को क्या देती है? सेल को शेप देती है। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। तो ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग होती है या फिर इसे डेड पार्ट भी कहा जाता है। और ये रिजिड होती है मतलब हार्ड होती है बहुत ही। और आउटर कवरिंग होती है सेल की। और ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और ये प्रोवाइड करती है सेल शेप को। मतलब सारी जो प्लांट सेल है उनकी जो शेप है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? सेल वॉल पे, क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किस किस चीज से बनी होती है। तो हम ये पढ़ लेते हैं कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, किस में होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है।
होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। किससे? सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी होती है। फिर होती है हमारी बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ये किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइन से बनी होती है। और फिर होती है फंगाई में। फंगाई में प्रेजेंट होती है और किससे बनी होती है? चिटिन से। किससे बनी होती है? चिटिन। ठीक है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइन से बनी होती है। और फंगाई में प्रेजेंट होती है, चिटिन से बनी होती है। लेकिन ना तो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट। ठीक है, और ना ही वायरस, एक होता है हमारा वायरस में भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया प्लांट सेल वॉल किस किस में होती है और किस किस चीज से बनी होती है, और हमने सेल वॉल के फंक्शन भी पढ़ लिए। सिर्फ सेल वॉल के हमने बारे में बहुत कुछ जान लिया है। तो चलो अब आगे का जो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेकंड पार्ट है हमारे सेल का वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेकंड पार्ट है सेल का, पहले होता है हमारे सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। सेकंड पार्ट होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने सेल वॉल बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसके फंक्शन भी पता चल गए और किस किस चीज में प्रेजेंट होता है हमने ये भी पढ़ लिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या कौन सा टॉपिक? सेकंड पार्ट है सेल का। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। होती है वो तो जो सेल वॉल होती है बहुत ही हार्ड होती है, रिजिड होती है। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। और ये किस किस चीज से बनी होती है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड्स से एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। और इसमें ये भी मतलब ये पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स कौन से होते हैं? प्रोटीन्स नहीं, लिपिड्स कौन से होते हैं? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, इसके अंदर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, और हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे क्या कहा जाता है? इसका जो सेकंड नेम है इसे जाना जाता है किससे? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल भी कहते हैं। तो इसका जो तीसरा नाम है, मतलब फर्स्ट नेम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेकंड नेम है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन भी, और इसे कहते हैं क्या? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आप पूछेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है, पहले हम इसे देख लेते। सिलेक्टिवली मतलब किससे नाम रखा गया है? सिलेक्टिव मतलब क्या होता है? चुनना। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब एबल, मतलब जो ये अंदर जाने देती है। सिर्फ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर या फिर बाहर जाने देती है। क्यों? क्योंकि चुने सिलेक्टिव जो सब्सटेंस है सेल के अंदर और बाहर जाने वाले, वो ही सिर्फ इसके अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम दे रखा है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन दे रखा है। ठीक है, तो क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये सिर्फ some substances enter के exit और
अंदर या बाहर जाने देती है सेल के। तो ठीक है, हमने सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में पढ़ लिया। अब हमने अभी तो इसके बारे में यही पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को एंटर या एग्जिट करने देती है सेल के बाहर या अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? अब हम आगे पढ़ेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे करती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है। पहले हम पढ़ लें, ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये दो तरीके, इसके अंदर दो टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, और होता है दूसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आता है हमारा, पहला आता है डिफ्यूजन, दूसरा आता है ऑस्मोसिस। क्या आता है हमारा? ऑस्मोसिस। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है। और अब हम पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो चलो पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं कि एक होता है हमारा क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, सब्सटेंस को हायर से लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ये क्या करता है, हायर टू लो, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब हायर से लो कंसंट्रेशन के वो ट्रांसपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। ये सब्सटेंस हायर से लोअर ट्रांसपोर्ट करता है और ये लोअर टू हायर करता है। ठीक है, और फिर दूसरा जो पॉइंट है इसका है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करता, मतलब इसके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं होती, कि नो एनर्जी रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। और लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है कि ये जो है ना, सिर्फ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही जाने देता है, या फिर हम कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। ये सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही जाने देता है, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट के लार्जर मॉलिक्यूल्स को भी जाने देता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो क्या है कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही स्लो, क्या कहते हैं, स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट। लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट के एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, रैपिड मूवमेंट है, रैपिड मूवमेंट है। रैपिड मतलब बहुत ही जल्दी, क्विक, जल्दी से, और लेकिन स्लो मतलब बहुत ही धीरे से। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर करता है। और ये इसमें जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही जाने देता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, लार्जर मॉलिक्यूल्स के भी जाने देता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि इसमें
स्लो मूवमेंट है, और लेकिन इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, रैपिड मूवमेंट है। ठीक है, अब हमने ये भी समझ लिया। अब जो हमारे ये दो पॉइंट थे, अब हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमें ये समझ आ गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जो दो मेन पॉइंट्स हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो चलो, अब हमने ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या होता है। क्या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है, तो पहले पढ़ने वाले हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है ये जो है ना एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस कैसे कहते हैं, रैपिड मूवमेंट, बहुत ही जल्दी से जो मूवमेंट होता है वो रैपिड या फिर स्पॉन्टेनियस। अचानक, स्पॉन्टेनियस मतलब कहते हैं अचानक से जो मूवमेंट हो जाता है उसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। और इसमें जो तीनों जो सब्सटेंस है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये जो SLG है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मूवमेंट हो सकती है इन तीनों की, किसमें, सेल के अंदर या बाहर। तो सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस कैन मूव। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस मूव कर सकते हैं सेल के अंदर या बाहर। फिर आता है कि जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में मूव कर सकता है। कैसे, हायर मूवमेंट्स, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। तो क्या करता है ये, हायर से लोअर, कैसे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में मूव कर सकता है। कैसे, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, वो मूव कर सकती है सेल के अंदर या बाहर। और ऑक्सीजन ले सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर या बाहर मूव कर सकती है। ठीक है, अब हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस भी बहुत ही हल्का सा कॉन्सेप्ट है, तो चलो ऑस्मोसिस के बारे में भी यही पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो ऑस्मोसिस भी एक ऐसा ही प्रोसेस है, बिल्कुल सेम, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस मूव कर सकते हैं हायर से लोअर। ठीक है, और जो ऑस्मोसिस है ये भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। और ये सिर्फ क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ही, मीन्स वाटर को ही अंदर ये बाहर जाने देता है। किसके, सेल के, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही कैन मूव कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूव कर सकते हैं। तीसरा जो है ये भी हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, हायर टू लोअर। जैसे कि हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि ये सेल है, ये मान लो सेल है, और सेल के अंदर जो है वो बहुत मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है, लेकिन सेल के जो बाहर है वो वहां पे बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वाटर के। ठीक है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है वाटर के। तो क्या करेगा, हायर से लोअर क्या करेगा, मूव करेगा। तो हाई कहाँ पे है, हाई यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर लो कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हायर से लोअर करेगा। ठीक है, सिर्फ ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही जाने देगा। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है, क्या होगी, तो बाहर कम होगी, तो ये क्या करेगा, अंदर से बाहर जाएगा। क्या करेगा, अंदर से बाहर। अगर ऑक्सीजन होती तो अंदर बाहर
ऑक्सीजन ज्यादा होती और अंदर अंदर ऑक्सीजन कम होती, तो ये अंदर से बाहर से अंदर जाता। तो मतलब जहां पर भी हायर कंसंट्रेशन होगी किसी भी, या तो वाटर मॉलिक्यूल्स की ऑस्मोसिस में होती है, और या फिर किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई भी हायर कंसंट्रेशन होगी इनमें से किसी चीज की, तो क्या करेगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। तो ठीक है, अब हमने ये दोनों टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आई होप कि ये बहुत। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है। क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है। और जो साइटोप्लाज्म है ये फ्लूइड कंटेंट है। फ्लूइड कंटेंट है किसके अंदर? इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इसे एग्जांपल ले लेते हैं सेल का, कि ये सेल है, मान लो ये एक सेल है और ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये जो फ्लूइड कंटेंट है ये क्या है इसका? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये जेली लाइक सब्सटेंस भी होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में सिर्फ यही दो लाइन है जो सिर्फ आती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। तो ऑस्मोसिस जब हम पढ़ते हैं तो एक टॉपिक ये भी आता है कि एंडोऑस्मोसिस या फिर एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस ये उससे कनेक्ट करता है, किससे? ऑस्मोसिस वाले टॉपिक से। ऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? yes. तो आप समझ ही सकते हैं कि जो एंडोऑस्मोसिस है, एंडो मतलब एंटर, एक्सो मतलब एग्जिट, एंटर मतलब कोई भी सेल के अंदर जब कोई चीज आ रही है तो उसे कह देंगे हम एंडोऑस्मोसिस हो रही है। एंडोऑस्मोसिस हो रही है। और जब कोई चीज, कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर से बाहर जा रहा है, मान लो सेल की एक्सोऑस्मोसिस हो रही है। क्या हो रही है? सेल को एक्सोऑस्मोसिस हो रही है। हम इसे इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जब कोई भी चीज भरते हैं तो वो क्या होता है? स्वेल हो जाता है। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? स्वेल हो जाती है। एक्सोऑस्मोसिस में मतलब सेल के अंदर से कोई भी चीज बाहर आ रही है, तो मतलब सेल श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। इसके बारे में सिर्फ यही है। इसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को समझ नहीं आते। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपरटोनिक, आप समझ नहीं सकते हैं कि हाइपर, आर से हाइपर, तो मतलब जो इसमें जो है ना मोर सॉल्यूट होगा। क्या होगा? मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट। मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट। और इसमें सेल के अंदर क्या होगा? श्रिंक। क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। हम इस वाले आर से और इस वाले आर से हम याद रख सकते हैं कि हाइपर आर आ रहा है तो इसमें भी श्रिंक में क्या आता है? आर। तो हाइपर मतलब श्रिंक हो जाएगी सेल, तो इसमें क्या होगा? ज्यादा सॉल्यूट होगा और लेस सॉल्वेंट होगा। ठीक है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मोर सॉल्वेंट और लेस सॉल्यूट। ठीक है, मोर सॉल्वेंट लेस सॉल्यूट। तो हाइपो, इसके ओ से हम देख सकते हैं कि सेल जो है ना इसके अंदर स्वेल, जो हम स्वेल वर्ड बोल रहे हैं, तो स्वेल जो हमारे ये है चिप्स, ये बहुत ही फूले फूले से लग रहे हैं। क्या? स्वेल। तो मतलब ओ से और इसके स्वेल से हम देख सकते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सेल है वो स्वेल हो जाती है।
और आइसोटोनिक में सॉल्यूशन में दोनों जो सॉल्यूट है वो भी इक्वल रहता है और जो सॉल्वेंट है वो भी इक्वल रहता है, मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, नो नेट मूवमेंट, नो मूवमेंट, ठीक है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। सिर्फ यही है इस इन टॉपिक के बारे में। और ये जो समझ नहीं आते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, और इसमें श्रिंकेज होगा। और हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन में क्या होता है, मोर सॉल्वेंट होगा और लेस सॉल्यूट होगा, और इसमें सेल स्वेल हो जाएगी। आइसोटोनिक में कुछ भी नहीं होता, नो नेट मूवमेंट, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो जो तीसरा टॉपिक है वो है क्या, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस सिर्फ ये, अगर हम कोई भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, मान लो एक सेल है, अब हमने इसका सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक, तो इसमें क्या होगा, जब हम इस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे, हाइपरटोनिक में मतलब मोर सॉल्वेंट लेस सॉल्वेंट, तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि इसमें श्रिंकेज, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, मतलब जो सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, पहले प्लाज्मोलिसिस समझ लेते हैं, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, हमने पहली वीडियो में बात कर रखी थी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, क्या होता है, लिविंग कंटेंट होता है सेल का। तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का श्रिंक होना किसके अंदर, सेल के अंदर। और जो प्लाज्मोलिसिस होता है ये वाला प्रोसेस, ये सिर्फ किसमें होता है, सेल वॉल में, ये किसमें होता है, सेल वॉल में, ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस हमने पढ़ लिया, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे जब ये प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस हो सकता है, और ये सिर्फ सेल वॉल मतलब प्लांट सेल के अंदर ही होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है। इसका जो सारा अंदर का कंटेंट है, न्यूक्लियस और ये सब चीज क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिर्फ किसको छोड़ के, सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल जो है नॉन लिविंग है, वो लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग होती है। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, न्यूक्लियस। क्या है हमारा, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ना सेल के अंदर, ये जो है ना, ये इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है, किसका, सेल, क्या है, न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। और ये क्या करते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन, मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन, एक पे वाली मेम्ब्रेन और एक वाली मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, और इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट, डीएनए इसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट न्यूक्लियोलस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस जो है ना वो जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो से न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या कंटेन्स करता है, न्यूक्लियोलस के कंटेन क्या करता है, राइबोसोम कंटेन करता है, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिलता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था प्लांट सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी अलग से इसका खुद का
चेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसमें कुछ नहीं है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है ना सिर्फ बस यही है, इसके अंदर जो है कंट्रोलिंग सेंटर होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं इसके अंदर, डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, राइबोसोम कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस जो है, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब जो हमारा जो टॉपिक बचा है सिर्फ वो क्या है, सेल ऑर्गन। बाद में हमारा बच रहे हैं सेल ऑर्गेनेज। सेल ऑर्गेनेज किसे कहते हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, friends, if you like this video, so please subscribe and like this channel. So thank you for